देश को आगे बढ़ाएंगे। और देश कब बढ़ेगा? जब देश के लोग आगे बढ़ेंगे। देश की उन्नति तक परिवार कैसे आगे बढ़ता है? अगर बच्चा बेकार हो जाए, लड़का पढ़ लिख के नौकरी न मिले, तो उसकी आर्थिक स्थिति उस परिवार की कमजोर हो जाती है, परिवार सड़क पे आ जाता है। उसी तरह देश सड़क पे आ चुका है, इसलिए देश को सड़क पे आगे हटाना है, बचाना है। इसलिए हमें पूरी ताकत से इस लड़ाई को हम सारे समीक्षक से लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपनी मंजिल पहुंचेंगे। जय हिंद। मैं अपनी बात जो है वो बाद में रखती हूँ। जो कोड जबरदस्ती लोकसभा में कल पास कर लिए गए, और वो तीनों कोड जो हैं, एक कोड वो पहले कर चुके हैं पास वेज का, 3 कोड का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड, इन तीनों को जबरदस्ती पार्लियामेंट में पास किया गया जब वॉकआउट हो चुका था। और आज राज्यसभा में सो कॉल डिबेट होनी है, लेकिन राज्यसभा में भी अपोजिशन वॉकआउट करके बैठी हुई है, तो वो कोड वहाँ पास होने हैं। इसलिए इससे पहले कि मैं 2 शब्द कहूँ, हम उस कोड को जलाएंगे। वो जो तीनों कोड हैं, उनके फ्रंट पेज की जो प्रतियां हैं, मैं साथियों से कहूंगी जिनके पास है जरा ये बांट दें, हाँ जरा दे दीजिए। वो कोड है जिस कोड को हम जलाएंगे, उसके बाद ही मैं बात करूंगी। जनता विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। जनता विरोधी एक कॉपी दे दो। वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैडम, तो हम इन कोड्स को स्वीकार नहीं करते, हम इन कोड्स को फाड़ रहे हैं। अपने घर में चूल्हे में जलाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम फाड़ रहे हैं। मैं सब साथियों से कहूंगी जिनके हाथ में ये कोड्स है, उनको फाड़ दीजिए। ये जनतंत्र की हत्या करके की है, इसको फाड़ दीजिए, जलाएंगे नहीं हम, ठीक है? फाड़िए। वापस लो। हमने संबोधित करी, लंबा नहीं करेंगे। गणतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गणतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी साथी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फिर से थोड़ा सा बिखर जाइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए स्वतः ही, थोड़ा ठीक है। तो साथियों, हमने अभी जो 3 कोड पार्लियामेंट में पास किए गए, उसके साथ साथ जो जबरदस्ती धक्काशाही से किसानों का भी 1, 2, 3 जो बिल हैं उनको पास किया गया, उनके भी 3 कानून नए बनाए गए, जिसका प्रतिरोध किसान पूरे देश में कर रहे हैं। और 25 को पूरे देश के अंदर उनका फिर से प्रदर्शन है, जिसमें हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन उनका सहयोग करेंगे। तो हमने इन कोड्स का प्रतिरोध किया। तो मैं सभी हमारे जो सहयोगी साथी यहाँ मौजूद हैं, पहली बात तो ये है कि हम सभी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, सभी 10 के 10। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है, सभी मौजूद है यहाँ। दूसरी बात कि हम सब बहुत आज संक्षिप्त बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, ताकि ये हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, उसको हम समय पे समाप्त करेंगे। तीसरी बात है, उस संक्षिप्तता में बोलने में मैं 3-4 बिंदु सिर्फ कहना चाह रही हूँ अपनी तीसरी बात में, कि जब शहीद आजम भगत सिंह ने, यही जो पार्लियामेंट है इसका नाम असेंबली था, यहाँ पर उन्होंने कुछ पर्चे फेंके थे और धमाका किया था और कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, वो धमाका किया था। तो उस समय जो कानून उन्होंने वहां पर फेंक के प्रतिरोध किया था और बाद में उनको फांसी के तख्ते को चूमना पड़ा। शहीद आजम भगत सिंह ने उस समय उस इंडस्ट्रियल कोड को पार्लियामेंट के अंदर जो असेंबली कहलाती थी फेंका, उसका प्रतिरोध किया। आज हिंदुस्तान की सरकार जो IR कोड लेके आई है, हमको फिर से ब्रिटिश राज के उस कानून में फेंक रही है। दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि 39 के अंदर सर छोटू राम ने किसानों के ऊपर होने वाले जुल्मों के खिलाफ उस समय अंग्रेज जो कानून लाए थे, उस कानून का प्रतिरोध किया था, उसमें परिवर्तन किया था। और आज जो किसानों के लिए भी कानून आए हैं, हमें 1939 से पहले के उस ब्रिटिश राज में वापस फेंकते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सेफ्टी, ये हमारी 150 साल की लड़ाइयों के बाद हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी के आयाम लिए थे, सामाजिक सुरक्षा ली थी, या काम के स्थान पे
सेफ्टी ली थी। नरेंद्र मोदी या किन्हीं औरों ने नहीं हमको दी, किसी ने हमें तश्तरी पे नहीं दी, हम लोगों ने लड़के उसको हासिल किया। हमने 1923 में कंपनसेशन का कानून हासिल किया था और इस देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी का कानून शुरू हुए बनने तो 1948 से देश के आजाद होने के बाद से हमारे वो कानून बनने शुरू हुए थे जिनके ऊपर कुठाराघात लगना शुरू हुआ। नक्शल में मैं जो कहना चाह रही हूँ साथियों कि जिस तरीके से पार्लियामेंट की निखेधी की गई है, बेइज्जती की गई है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ट्रेड यूनियंस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसान संगठनों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और जबरदस्ती इन कानूनों को पास किया, तो हम ये कह सकते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार जनवाद में विश्वास नहीं रखती, संविधान में विश्वास नहीं रखती, त्रिपक्षीय वार्ता को नहीं मानती, द्विपक्षीय बहस को नहीं मानती, किसी किस्म के विरोध को बर्दाश्त नहीं करती, ये मैं कहना चाहती हूँ। और इसीलिए मेरा आप साथियों से ये कहना है, ये कभी नहीं हुआ कि विपक्ष माइनस हो और कानून पास हो जाए, ये कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। तो जो ये बोलते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ हम करेंगे, तो वाकई जो 70 साल में नहीं हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार वही कर रही है। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर किसानों का और मजदूरों का यहां धरना प्रदर्शन जारी है सरकार के खिलाफ। सरकार ने जो भी बिल पास किए हैं उनके खिलाफ यहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पदाधिकारी अमरजीत कौर, उनसे हम बात करते हैं कि किस विषय को लेकर इन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है और इनकी क्या है मांगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। देखिए, आज हमारा पूरे देश भर में ये प्रदर्शन था और देश भर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जगहों के ऊपर हम लोगों ने ये प्रदर्शन किए हैं और 9 अगस्त को जो हमने कार्यक्रम किए थे उससे भी बड़े पैमाने पे ये हुए हैं। मांग हमारी बहुत सीधे थी, हम सरकार से कह रहे थे कि कोड्स को बिना देश के अंदर पार्लियामेंट में ठीक से बहस हुए बिना, इस तरीके से उसमें परिवर्तन लाए बिना आप मत पास करो, लेकिन सरकार ने कल ज़बरदस्ती लोकसभा में कोड पास कर दिए। आज राज्यसभा में भी विपक्ष सारा गायब है लेकिन वहाँ भी वो इसको पास करेंगे। ऐसे ही उन्होंने किसानों के जो बिल 3 लाए हैं वो किया है, उसके प्रतिरोध में हम खड़े हुए हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस देश की आज़ादी के दौरान मज़दूरों ने देश के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। मैं AITUC को रिप्रेजेंट करती हूँ, उसकी मैं महामंत्री हूँ और AITUC 1920 में बने। उस समय से पहले जितने हमारी ट्रेड यूनियंस थी 19वीं सदी से लेकर के सारी यूनियनों को बॉम्बे में इकट्ठा किया गया था और ये राष्ट्रीय संगठन बना और शेरे पंजाब हमारे लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष हुए। पंडित नेहरू भी अध्यक्षता किए इसके एक सेशन की, VV गिरी अध्यक्षता किए, नेताजी सुभाष चंद्र किए। तो ट्रेड यूनियन का रुतबा था, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी लड़ रहे थे, अपने लिए भी लड़ रहे थे कानूनों के लिए। तो हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जो लड़ा उसका प्रभाव पूरे देश के आंदोलनों पे था। तो शहीद आज़म भगत सिंह जब असेंबली के अंदर जो आज की पार्लियामेंट है तब वो पर्चे फेंके थे वहाँ और कुछ शोर के लिए धमाका किए थे और कहे थे कि बहरों को धमाका सुनाना। तब भी ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियल कोड लेके आए थे जो वैसा है जैसा अब ये मोदी की सरकार लेके आई है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि 150 वर्षों की मजदूरों की लड़ाई के बाद जो सब कुछ हमने हासिल किया ये सरकार उसको तोड़ रही है, तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं। ये सरकार हमें वापस ब्रिटिश राज में धकेल रही है। यही इन्होंने किसानों के साथ किया है। हम भूलना नहीं चाहते कि 1939 के अंदर सर छोटू राम ने, जो तब पंजाब पूरा, आज वो हरियाणा में पड़ता है एरिया, लेकिन तब पंजाब का हिस्सा था, सर छोटू राम ने उस समय के जो अंग्रेजी राज के कानून थे किसानों को कुचलने के, उनके खिलाफ लड़ा भी था और लड़ करके उस कानून को बदलवाया था। आज ये किसान कानून जो लाए हैं वो सर छोटू राम की लड़ाई को निरस्त करते हैं, तो फिर ये हमें वहीं फेंक रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस देश के अंदर अगर ये खेती जो है किसानों से छीन ली जाएगी और कॉरपोरेट घरानों को दे दी जाएगी तो अनाज तो पैदा होगा, लेकिन वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया गया है। वो महंगा भी होगा और गरीब को मिलेगा नहीं और उसका व्यापार पैसा कमाने के लिए विदेशों में किया जाएगा। तो किसान तो मरेगा, साथ में खेत मजदूर मरेगा और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो भूखों मरेगा। और अंग्रेजी राज में बहुत से अकाल हुए थे, अनाज होने के बावजूद लोगों को निवाला नहीं मिलता था। इस देश ने आज़ादी के 4 बरस पहले 1943 में भयंकर अकाल झेला था और उस महामारी में लाखों हिंदुस्तानी मरे थे। तो ये जो
किसानों का प्रतिरोध है सड़कों पे, वो जायज़ है, मजदूर उसके साथ है। और हम श्रमिकों के लिए जो 3 कानून धक्काशाही से इन्होंने पास किए, हमारे यूनियन के बनाने के अधिकार के ऊपर बहुत गहरी चोट है, हमारे हड़ताल के अधिकार के ऊपर चोट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हटाए जा रहे हैं, उसकी जगह तथाकथित ट्रिब्यूनल्स की बात की जा रही है, हमारे वेजेस के नियमों के साथ छेड़खानी कर दी गई है, हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का जो कोड आया है 90% मजदूर को सेफ्टी नहीं मिलेगी, हमारा जो सोशल सिक्योरिटी का कानून आया है उसमें 90% मजदूर सोशल सिक्योरिटी से बाहर हो जाएगा। इनका काम है सबको बाहर फेंकने का, इनका काम सबको कानूनों में शामिल करने का नहीं, इसलिए हम प्रतिरोध के लिए पूरे देश में उतरे हुए हैं। पूरे देश में कितने मजदूर और किसान आपके साथ हैं इस लड़ाई में? क्योंकि अभी जंतर मंतर पर आप खड़े हैं, यहाँ से जो आवाज़ लगाई जाती है वो संसद तक आवाज़ जाती है, तो संसद तक आवाज़ देने के लिए आप जंतर मंतर पर खड़े हैं और पूरे देश में कितने मजदूर आपके साथ हैं इस समय? देखिए, हम आवाज़ किनकी उठा रहे हैं, जिनकी आवाज़ उठाई जाती है वो सारे नहीं सड़क पे होते। हम 54 करोड़ मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। 54 करोड़ में जो शादीशुदा हैं उनको मिलाइए तो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम किसानों को शामिल कर लेते हैं तो 110 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो आवाज़ तो हम उनकी उठा रहे हैं। और जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, जो मेंबरशिप है सारी ट्रेड यूनियंस की, वो उसकी गिनती भी करोड़ों में पड़ती है, 10 करोड़ के आसपास पड़ती है। तो जिनको हम सक्रिय और एक्टिविस्ट और मेंबर बोलते हैं, जो जागरूक होते हैं, वो आज आंदोलन पे हैं। और 1 लाख से ज़्यादा जगहों के ऊपर ये प्रतिरोध आज हुआ है। और किसानों का प्रतिरोध की मैं वो गिनती नहीं कर रही हूँ, उनका इसके अलावा हो रहा है। और किसान 25 को फिर से मैदान में उतरेंगे। तो ये गांव-गांव से लेके शहर और औद्योगिक क्षेत्र तक लड़ाई पहुँच चुकी है। ये लड़ाई अब बढ़ेगी। बहरों को नहीं भी सुन रहा हो तो इस देश के लोग सुनाएंगे उनको, वो सुनेंगे नहीं तो उनको भगाएंगे। जो अभी आपने कहा कि सुनेंगे नहीं तो उनको भगाएंगे, क्या आपके पास ऐसा रास्ता है? कब तक ये जो लड़ाई आपने लड़ी है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि कब तक आपकी इसकी सुनवाई हो जाएगी? अगर कब, मतलब कोई समय सीमा कुछ आपके पास होगा? देखो, हम तो जनतंत्रीय प्रक्रिया में जीते हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिस्टम होता है। भागना तो इनको 2019 में ही चाहिए था। जनता तो बहुत दुखी थी इनसे, लेकिन पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, भुना लिए लोगों के। हमारा हिंदुस्तानी बुनियादी तौर पे देशभक्त है, देश की बात सुनता है, देश पे कष्ट की बात सुनता है, उसी को इन्होंने भुनाया। सारे मुद्दे तो पीछे फेंक दिए, हिंदू मुसलमान भी कर लिया, सोशल इंजीनियरिंग भी कर ली, बना लिया, गठबंधन भी बना लिए और पुलवामा और बालाकोट बना लिया। पूरे देश के अंदर 37% वोट से सरकार बना लिए। वोट 37% मिला, सीटें जो है वो 307 प्लस इनके सहयोगियों की 343 हो गई। लेकिन 63% जनता ने नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन उस 63% जनता को रिप्रेजेंट करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो डिवाइडेड थी, इसलिए विपक्ष कमज़ोर है। तो जब हम बात करते हैं, हम जनता पे ही विश्वास करते हैं कि जनता पे हमें भरोसा है। इतनी बड़ी तादाद में वो मोदी के साथ नहीं खड़े हुए। आने वाले दिनों में जो मोदी भक्ति की बात रटते थे, उनमें से बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि उनकी पीठ में कितने जख्म हो चुके हैं, उनका पेट कैसे पिचक रहा है, वो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, बीमारों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो वो जो भक्ति का टंटना जो अंधे भक्त रह गए हैं वो अभी भी बजा रहे हैं, दूसरे लोगों को समझ में आने लगा है। तो जनवादी प्रक्रिया है, हमारा काम है अवाम को समझाना, संगठित करना, बताना। निर्णय अवाम लेगा तो ये जाएंगे। अमरजीत कौर जी, पहले ताली थाली, फिर 9 मिनट की दिवाली, और अब ताली थाली 9 मिनट की दिवाली। और आजकल ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। जो इन्होंने नारा फेंका है, ये केवल नारा नहीं है, ये सिग्नल है। ये अपने भक्तों को सिग्नल दे रहे हैं कि अब आवाम लामबंद हो रहा है तो तुम सड़कों पे इनके साथ मुकाबला करो। ये अराजकता की तरफ देश को बढ़ाना चाहते हैं। हम सीधे सीधे कहना चाहते हैं, इनकी थालियां, घंटियां, शंख कुछ नहीं चले। जब 18 दिन में महाभारत जीत के 21 दिन में कोरोना को हरा रहे थे
तो अब क्यों बोलते हैं मालूम नहीं कितने महीने रहेगा। हम तब भी बोल रहे थे कि तुमने गलत टाइम पे लॉकडाउन किया और पूरे देश का लॉकडाउन कर दिया, सबकी किस्मत लॉकडाउन कर दी, सारा उद्योग ठप कर दिया, सबके घर का चूल्हा बंद कर दिया। तब केवल 250 के करीब केस थे और आज हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में, 1 नंबर पे पहुंचने वाला है 15 अक्टूबर आते आते। तो इस समय जब तब चाहिए था सेलेक्टेड लॉकडाउन करना, तो पूरा देश लॉकडाउन करके अर्थतंत्र का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और अब कह रहे हैं कि तुम सारे काम धंधे करो लेकिन प्रदर्शन नहीं करो, जुलूस नहीं करो, घर में बैठो और बाकी लोग आके बाहर काम करो। ये इनका सब चल रहा है। ये अराजकता का दौर फैलाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अराजकता के दौर में ये प्रशासन को और मजबूती से पकड़ेंगे और कानून का डंडा और तेज़ी से चलाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा बार काट की हांडी नहीं चढ़ा करती। नरेंद्र मोदी को अपने दिन गिनने शुरू कर देने चाहिए। अभी देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।